तो देखिए बच्चों, हमने आपको 13 सवाल तक बता दिया था, ठीक है, और ये सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम, 14वां क्या कह रहा है वो। इसमें एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। 14वें सवाल में एक डायग्राम दिया हुआ है उसने। यहां पर एक प्लेट है प्लस की, इसको धनावेशित किया गया है, और दूसरी प्लेट दी हुई है वो ऋणावेशित है, ठीक है। ये दो प्लेट दी हैं, एक धनावेशित और दूसरी क्या है, ऋणावेशित। और इसमें इसने 3 कण दर्शाए हैं। एक, दो, तीन, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न में कि क्या दिया हुआ है। ये धनावेशित प्लेट है और ये क्या है, ऋणावेशित प्लेट। तो ऋणावेशित प्लेट और इनके बीच में ये तीनों कणों का गतिपथ दर्शाया गया, ठीक है। पहले का, दूसरे का, तीसरे का। तो इसमें लिखा हुआ देखो, किसी एक समान क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। एक पूछ रहा है वो, तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। क्या बताना हमको, तीनों आवेशों के चिन्ह, तीनों आवेशों के चिन्ह बताने हैं हमको, ठीक है। और क्या पूछ रहा है वो, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात मैक्सिमम होगा। इसी में अगला क्वेश्चन दे रखा है, Q/M मैक्सिमम बताना है आपको, ठीक है। Q/M मैक्सिमम ये किस कण का होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए क्या सवाल है। 2 प्लेटें दर्शाई गई हैं, एक प्लस एक माइनस। इनके बीच में तीनों कणों के चलने के रास्ते दर्शाए गए हैं, ठीक है। किस पथ पर वो चलते हैं। ये पहले कण का पथ है, ये दूसरे का है, ये है तीसरे का, ठीक है। तो अब चिन्ह बताने हैं। देखो, हम जानते हैं समान आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेशों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल, ठीक है। तो आप यहां गौर से देखिए, ये दोनों कण धन प्लेट की ओर झुक गए हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि धन प्लेट ने इनको क्या किया है, आकर्षित किया है। तो आकर्षित किया है, इसका मतलब यही हो सकता है कि ये धनावेशित है, तो ये कैसे होने चाहिए, ऋणावेशित। तो मैं कह सकता हूं ये कण है ऋणावेशित होगा, और ये भी कण कैसे आवेशित होगा, ऋणावेशित। तो मुझे सवाल में तीनों आवेशों के चिन्ह बताने थे। तो पहला आवेश कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और दूसरा आवेश भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। अब देखो, इसमें तीसरा देख रहे हैं हम, ये ऋण प्लेट की ओर झुका है। तो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित कौन होता है, धनावेशित। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कण है वो कैसा होगा, इस पर आवेश जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। इससे भी निकालें तो इस प्लेट से ये दूर गया है, यानी इस प्लेट से ये क्या हुआ है, प्रतिकर्षित, और इस प्लेट से क्या हुआ है, आकर्षित। तो मैं कह सकता हूं इनके बीच में यहां पर आकर्षण लग रहा है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा पॉजिटिव, और इस प्लेट के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, तब भी इसका मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी पहले जो 2 कण हैं
उनका आंसर तो आ जाता है कण 1 व 2 तो कैसे होंगे नेगेटिव, और तीसरा कण ये कैसा होगा पॉजिटिव। क्लियर? आ गया बच्चों समझ में आपके? ये तो बहुत ही सिंपल है। ये कौन से कंसेप्ट पे बना है क्वेश्चन? समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण लगता है। क्लियर? अब थोड़ा सा इसे देख लेते हैं हम, ये कैसे सॉल्व होगा। इसने पूछा Q/M किसका अधिकतम होगा। ये आवेश है और इसे कहते हैं संहति यानी द्रव्यमान। तो आवेश और द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, उसके लिए हम गति के दूसरे समीकरण की सहायता ले लेते हैं। गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गति के 3 समीकरण हैं, उनमें से हमने ये दूसरा ही क्यों चुना? मैम पहला ले सकते थे, तीसरा ले सकते थे। आ रही ना बात समझ में? तो आप देखिए, हमें इनमें विस्थापन देखना है, ठीक है? और विस्थापन कौन सी दिशा में होगा इनमें? देखो ये एक्स अक्ष और ये हो जाएगा इनका वाई अक्ष, ठीक है? तो ये वाई अक्ष की ओर विस्थापित हुए हैं, ये आकर्षित हुए हैं प्लस प्लेट की ओर, और ये आकर्षित हुआ है माइनस प्लेट की ओर। तो हमें ऐसा समीकरण लगाना पड़ेगा जिसमें क्या दी गई हो? दूरी दी गई हो, यानी विस्थापन दिया गया हो। तो हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं जिनमें विस्थापन दिया हो। एक तो प्राप्त हो जाता है, देखो समीकरण नंबर 2 है S बराबर ut प्लस हाफ AT², और एक गति का तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। ध्यान से देखना, मुझे गति का दूसरा समीकरण ही क्यों लगाना पड़ा उसको मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास कितने समीकरण होते हैं? 3। पहला हो जाएगा देखो v बराबर u प्लस AT। तो पहले में तो विस्थापन ही नहीं है, आपको क्लियर देख रहा है, इसमें कहीं भी S नहीं आ रहा है, तो पहला तो लगेगा ही नहीं। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं दूसरे में विस्थापन है या नहीं। तो दूसरे में विस्थापन दिया है, देखो ये रहा S। तीसरे में देख लेते हैं, ये रहा S। तो अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट करें हम? इसके लिए हम अन्य राशियों को देखेंगे। देखो इसमें ये u प्रारंभिक वेग है, ये समय है, और यहां पर ये त्वरण, इसके अंदर देखें तो ये त्वरण है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये है अंतिम वेग। तो हमारे पास तीसरे समीकरण में अंतिम वेग हमें मालूम नहीं है। ये जो अंतिम वेग दिया हुआ है वो हमें पता नहीं है। तो हम कौन सा समीकरण अप्लाई करेंगे? समीकरण नंबर 2, क्योंकि मुझे विस्थापन निकालना है। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? u, और त्वरण हम इस पार से निकाल लेंगे आवेश पर लगने वाले बल से, ठीक है? और समय हम जानते हैं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे वेग। क्लियर? आ गया आपकी समझ में? यहां यदि मुझे अंतिम वेग पता होता इन कणों का कि इनका अंतिम वेग कितना होगा, तो मैं इस सूत्र को भी अप्लाई कर सकता था। क्लियर? तो हम कौन सा समीकरण सेलेक्ट करेंगे? गति के
दूसरे समीकरण से, और गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0, और s बराबर हम क्या ले लेंगे, s बराबर आ जाएगा, देखो विस्थापन y अक्ष की ओर हो रहा है। विस्थापन कौन से अक्ष की ओर हो रहा है इन कणों में, y अक्ष की ओर। ये कण पहले ये रास्ते जा रहा था, अब ये ऐसे झुक गया, यानी कौन से अक्ष पर इसने गति की है, y अक्ष पर। ऐसे इनको देख लो, ये कण ऐसे जा रहे थे और y अक्ष की ओर मुड़ गए हैं। तो इनमें जो विस्थापन है उसको क्या मान लेता हूं मैं, y। अब मेरे पास राशि रह गई ए, त्वरण और t। तो इनको मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं जानता हूं, देखो F बराबर होता है QE। आवेश पर विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है उस बल को कहते हैं हम F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र कहाँ है, यहां पर देखिए, ये प्लस आवेश और ये कितना आवेश है, माइनस आवेश। तो जो विद्युत क्षेत्र है हम जानते हैं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई सदिश। ठीक है, तो हम इससे बल निकालेंगे। तो F बराबर कितना आ जाएगा, QE। यहाँ F के लिए हम लिख सकते हैं, देखो F बराबर कक्षा 11 से आपने पढ़ा होगा A में। तो इन दोनों को मिक्स करने से A बराबर आ जाएगा, यहाँ F की जगह रख देंगे हम A में, तो ये आ जाएगा A बराबर QE अपॉन M। अब रह गया कौन सा, T। तो T के लिए हम देख लेते हैं, मान लो ये लंबाई L है, ठीक है, और ये कितने वेग से चल रहे हैं, इनका जो वेग है वो है v। तो T बराबर हो जाएगा, समय बराबर होता है, समय T बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग। और दूरी के लिए यहां पर मैं क्या ले लूंगा, विस्थापन। ठीक है, तो ये हो जाएगा विस्थापन। तो यहां पर हम लिख देंगे L अपॉन V। इन सभी मानों को इस समीकरण में रख दो। तो इस समीकरण में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा S की जगह y, U की जगह 0 प्लस 1/2 A, और A का मान कितना है, QE अपॉन M। QE अपॉन M T स्क्वायर, यानी हो जाएगा L/V का स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, मान चेंज नहीं होगा, L कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट हैं। तो y किसके समानुपाती हो जाएगा, Q अपॉन M की। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, मैंने गति का दूसरा समीकरण लगाया, कारण समझा दिया, 2 ही क्यों लगाया, क्योंकि समीकरण 2 और 3 में विस्थापन था, 3 इसलिए नहीं लगाया कि हमें अंतिम वेग मालूम नहीं है, तो मैंने सेलेक्ट कौन सा कर लिया, दूसरा। अब दूसरे में जब मान लिखे तो प्रारंभिक वेग तो हो गया 0, तो ये वाली राशि तो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब प्लस 1/2, तो प्लस 1/2,
और ए की जगह लिख दिया QE/m। ये कहां से आया? देखो मैं 12वीं में आवेश पर बल का सूत्र जानता हूं, F बराबर QE। यदि इसे 11वीं से जोड़े तो 11वीं में बल बराबर क्या होता है? ma। तो दोनों को मिक्स किया तो ma बराबर क्या आ जाएगा? इससे ma बराबर आ जाएगा, देखो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ma बराबर आ जाएगा QE। अब आप इससे a निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा QE/m, और ये मैंने यहां पर लिख दिया है QE/m। अब कौन बच गया? समय। तो हम जानते हैं, ठीक है, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। तो यहां पर हमने L लिख दिया और ये इसका V लिख दिया। ठीक है, इसको जब हम देखते हैं तो देखो 1/2 एक संख्या है तो ये कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र का मान भी नहीं बदल रहा है क्योंकि इस प्लेट पर जितना धनावेश है, ठीक है, वो फिक्स है। ये भी इस तरह, तो E भी कांस्टेंट हो गया, दूरी भी सेम है और इनका वेग भी सेम है। तो हम कह सकते हैं विस्थापन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ये समानुपाती होगा Q/m की। तो अब सवाल ये पूछा था कि बताइए Q/m किसका ज्यादा होगा? तो इस सूत्र से देख लो, ये ज्यादा तो Y भी क्या होगा? ज्यादा। तो जिसका Y ज्यादा उसका Q/m ज्यादा, जिसका Y ज्यादा उसका Q/m ज्यादा, यानी Q/m क्या होगा? ज्यादा। Y बोले तो विस्थापन। अतः विस्थापन किसका ज्यादा आ रहा है? सबसे ज्यादा विस्थापन तीसरे कण का। अतः तीसरे कण का विस्थापन अधिक होने से, अतः तीसरे कण का विस्थापन अधिक होने से Q/m भी अधिक होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा कण। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, आवेशों के चिन्ह आगे और किसका Q/m मैक्सिमम है? तीसरे कण का क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि विस्थापन ज्यादा है और विस्थापन किसके समानुपाती होता है? Q/m की। आप देखो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि विस्थापन जो होता है विद्युत क्षेत्र में वो किसके समानुपाती होता है? Q/m की। तो आपको ये इस तरीके से लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया है कि ये कहां से आया कि Y समानुपाती Q/m होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो Y समानुपाती Q/m होता है, अतः जिसका विस्थापन ज्यादा उसका Q/m ज्यादा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और इसके बाद हम आपको अगला बता देते हैं। तो हम अगला सवाल बता देते हैं आपको। देखो बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल कितने आसान हैं। वास्तव में पूरे पेपर में यदि न्यूमेरिकल आ जाएं तो हम बहुत जल्दी इनको कर सकते हैं। हिंट मिलता है खुद ही, प्रश्न वो देता ही है, मान वो दे देगा। ठीक है, आपको बस सूत्र अप्लाई करना है। आप खुद ही देख लो कि पूरे चैप्टर में
जितने सूत्र होंगे वो एक पन्ने में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम 15वां सवाल देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र। देखो हमें एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी होगी। एक समान कह रहा है वो, यानी ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो समरूपी विद्युत क्षेत्र पर आ रहे हैं। तो सब जगह एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसका मान कितना दे रखा है हम देख लेंगे। ई सदिश बराबर है, इसका मान दिया हुआ है, देखो आप देख लो बुक से, 3 गुणा 10⁻³ आई कैप, और इसका मात्रक दे रखा है न्यूटन बटे कूलम। अभी आई कैप का मतलब क्या हुआ, देखो ई वेक्टर राशि है तो इसकी दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है, यानी ये दिशा को इंडिकेट कर रहा है आई कैप। कौन सी दिशा है इसकी, एक्स अक्ष की ओर। क्लियर, आगे और पढ़ेंगे। तो इसने 2 पार्ट दे रखे हैं इस सवाल में, आगे कुछ कहेगा वो। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, यदि इस क्षेत्र का 10 सेमी भुजा के वर्ग से जिसका तल YZ तल के समानांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। इसने एक वर्ग दिया है, ठीक है, और उसकी भुजा कितनी दे रखी है 10 सेमी, और तल कौन सा लिया है उसने, YZ तल लिया है। तो हम देख लेते हैं, देखो ये एक्स अक्ष हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा वाई अक्ष, और ये हमारा होता है जेड अक्ष। क्लियर, तो ये जो तल है वो तो कौन सा तल हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई से मिलकर बन रहा है। ये जो तल है वाई है इसमें और जेड है, ये वाई अक्ष ये जेड अक्ष, तो 2 अक्षों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तल का। तो ये कौन सा तल हो जाएगा, वाई जेड। ये एक्स वाई, तो ये कौन सा तल होगा, एक्स जेड। ठीक है, फिर से सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, वो कह क्या रहा है। ये कह रहा है 10 सेमी भुजा के वर्ग से जिसका तल YZ तल के क्या है, समांतर। एक वर्ग है, ठीक है, जिसका तल किसके समांतर है, YZ के। देखो मैं एक घन बना लेता हूं, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। ये एक घन है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम YZ तल कौन से होंगे। ये मैंने x माना था, x, ये कौन सा माना था, y, और ये माना था z। ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो ये हो जाएगा YZ तल जो मैं रेखांकित कर रहा हूं। आप देख लो ये y और ये z, तो ये कौन सा तल हो गया, YZ। वो कहता XZ, तो मैं फिर किसे रेखांकित कर देता, इसको। ठीक है, तो इसकी भुजा दे रखी है उसने, कितनी दी है, इस वर्ग है केवल ये। ठीक है, तो मैं बाकी का हिस्सा मिटा देता हूं, ये नहीं है इसमें। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है उसने, सिर्फ क्या दिया हुआ है, वर्ग। आगे आपकी समझ में, ठीक है, ये वर्ग दिया हुआ है और जो किसके समानांतर है, YZ तल के, और इसकी भुजा दे रखी है ये वाली 10 सेमी, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, 10 सेमी। ये भी 10 है, तो इससे निर्गत फ्लक्स पूछ रहा है वो। ठीक है, आप गौर से देखिए,
ये जो बाईजेर तल है, ठीक है, इसमें ये कहाँ रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो याद करो, मैंने आपको लिखाया था निम्न स्थितियों में किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है, शून्य। तो इसमें जितनी क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही इसमें से क्या निकलेंगी, बाहर। यानी फाई आगम बराबर हो जाएगा फाई निर्गम। जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा उतना ही इससे बाहर निकलेगा। और प्रवेश क्यों करेगा, क्योंकि आप खुद देखिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो आई कैप यानी एक्स अक्ष की ओर है, ठीक है। तो ये ऐसे रखा हुआ है। मेरा जो ये हाथ है वो कौन से तल में है, वाई जेड में। अब ये कौन से तल में है हाथ, एक्स वाई में। अब कौन से में है ये हो गया वाई जेड में। और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष की ओर है, वो कह रहा है आई कैप। तो विद्युत क्षेत्र यानी जो हमारे क्षेत्र रेखाएं वो ऐसे चल रही हैं एक्स अक्ष की ओर। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है, आप देख लीजिए आई कैप लिखा हुआ है। और सवाल ने ही ये कहा है कि एक वर्ग है जो जिसकी भुजा कैसे है, वाई जेड तल के क्या है, समानांतर है। तो वाई जेड तल के समांतर है, तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार होंगी। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो जितने तीर इसमें से प्रवेश करेंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। यानी फाई इन बराबर कह सकता हूं मैं फाई आउट। तो बताओ नेट फ्लक्स क्या हुआ, जीरो। यानी फाई नेट हो जाएगा इसके अंदर जीरो। आ गई समझ में, यही वो पूछ रहा था। क्लियर। अब दूसरा सवाल और पूछ रहा है वो इसी में ही, वो कह रहा है ये तो हो जाएगा ए। दूसरे में कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। ये कितने डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए मैं कह दूंगा, देखो फाई बराबर होता है ई सदिश डॉट एस सदिश, ये सूत्र होता है। तो हम इसको देख लेंगे। फाई बराबर आ जाएगा ई का मान 3 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। कॉस 60 दिया है उसने, ठीक है। तो इसको कौन से लिख लेंगे हम खोल के यहां पर, तो यह आ जाएगा ई एस कॉस थीटा। तो 3 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। एस का जो मान है ये 10 सेमी दिया है उसने, तो 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर में हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है उसकी, 10 सेमी की, मीटर में बदला तो 10 इंटू 10 की घात -2 और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया क्षेत्रफल। इंटू आ जाएगा cos 60। तो इसका मान लिख देंगे हम, क्योंकि cos 60 बराबर कितना होता है, 1/2। तो ये आ जाएगा फाई बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 इसका होल स्क्वायर इंटू यहां पर आ जाएगा cos 60 यानी 1/2। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा फाई बराबर, देखो 2 से इसको काटेंगे तो 1.5। अब आप पावर में देख लो, ये 10 की कितनी पावर है, 2, तो 100 हो जाएगा। और -2s का कितना आ जाएगा, -4, यानी फाइनल -2 यहां बचेंगे। प्लस के 3 है यहां पर,
तो ये बच जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
ये फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट इनटू मीटर। हम देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। देखो इसमें उत्तर गलत है शायद, है ना, तो आप इसको लिख लेना, यही आ रहा है। हमने देखो ई की जगह मान लिखा है ये, एस की जगह ये है ये, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इसके बाद आगे इसने 16वां दिया हुआ है, उसमें कह रहा है वो कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर हैं, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। सोलहवें सवाल में क्या पूछ रहा है वो, बिल्कुल यही सेम है, और वो नेट फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। इसी सवाल पर दिया हुआ है वो 15वें में, और क्या कह रहा है वो, एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से, यानी घन दिया हुआ है, और वो घन है 20 सेमी भुजा का, यानी ये हो जाएगी 20 सेमी यहां से, और ये भी हो जाएगी 20 सेमी, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ओ हो मूल बिंदु, तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष, और ये हो जाएगा जेड अक्ष, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि ये घन जो इस प्रकार अभिविन्यास है, इसके फलक निर्देशांक तलों के समानांतर हैं, यानी इस घन के जो फलक हैं वो निर्देशांक तलों के क्या हैं, समानांतर। तो मैं जैसे इस घन को ले लेता हूं, ये घन है, ठीक है, ये घन है मान लो, है ना। 15वें सवाल में ही उसने ये दिया है, ठीक है, 15वें सवाल पर ये 16वां सवाल बनाया है, बस उसने ये कहा है कि उसमें तो वर्ग था, अब यहां पर क्या आ गया है, घन, और घन कैसे रखा हुआ है आप देखो, इस तरीके से रखा हुआ है वो, तो हम इसमें देख लेंगे इसका जो ये फलक है, यहां से इसमें से तीर चलेंगे इसके अंदर, देखो इस तरीके से, यहां से, और ये इसमें से निकल जाएंगे। हम कह सकते हैं देखो, इसमें ये यहां से ऐसे निकलेंगे, और इसमें से ये बाहर निकल जाएंगे, यानी यदि मैं इस तरीके से रखूं इसको समानांतर, तो केवल किससे रखेंगे, हमारे यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स दिशा में है, तो एक्स दिशा में है,
तो फ्लक्स सिर्फ इससे निकलेगा, इस पृष्ठ में प्रवेश करेगा और यहां से बाहर निकलेगा इस तरीके से। इस पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे हो जाएंगी? समानांतर। इस पृष्ठ के भी कैसे हो जाएंगी? समानांतर। इसके भी समानांतर और इसके भी क्या हो जाएंगी? समानांतर। तो सिर्फ दो फलकों से फ्लक्स पार होगा, एक ये वाला और दूसरा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे समझ में आपके? ये इस तरीके से विन्यासित है। ये सवाल ने कहा है कि जैसे निर्देशांक हैं उसी के तल एक घन रखा हुआ है। तो ये मेरा x, ये हो जाएगा y और ये क्या है? z। तो इससे होगा केवल yz से। तो मैं इसका नाम दे देता हूं। तो आप नाम ले लो। देखो ये है मान लो a, ये b, ये c, ये d, ये e, ये f हो जाएगा, ये g, ये h। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स निकलेगा वो किससे निकलेगा? AFEH, AFEH तथा दूसरा हो जाएगा VCDG। इसमें तो प्रवेश करेगा और इससे क्या होगा? निर्गत। आप चित्र से देख सकते हो, इसमें तो ये प्रवेश कर रहा है AFEH में, AFEH, और इससे निर्गत हो रहा है। तो ये हो जाएगा फाई इन बराबर हो जाएगा फाई आउट, यानी फाई प्रवेशित बराबर हो जाएगा फाई निर्गत। इसलिए फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, आ गया होगा आपकी समझ में। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसको रखेंगे हम कैसे।